एंड रौनक जी, एक चीज याद रखना है कि हमें जब व्हेन वी रीच एट द टॉप, इट्स वेरी, समटाइम पीपल से इट्स प्रीटी इजी टू रीच द टॉप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू stay there at the top and maintain the equilibrium and maintain the position up. एक मैनेजमेंट ट्रेनी की प्रोफाइल से शुरुआत करके आज मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचने की तकरीबन 25 साल की कैरियर जर्नी में कई कंपनीज को इंडिया के अंदर उनके ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने से लेकर कई स्टार्टअप्स को कंसल्ट करने, स्ट्रेटजी बनाने में मदद करना, ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस तरह की यात्रा के दौरान कई पल ऐसे आते हैं जब आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्षों का, टकरावों का सामना करना पड़ता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी इस यात्रा में ऐसे संघर्षों का, ऐसी चुनौतियों का बड़ी ही खूबसूरती से सामना भी किया है और उतनी ही खूबसूरती से उनका समाधान भी निकाला है। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि सफलता की इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनकी विनम्रता और शालीनता उनके आसपास, उनके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को एक सुखद और सफल एहसास देती है। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, हमारी इस नई और शानदार पेशकश रुद्रा टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड के गेस्ट श्री सब्यसाची दत्ता जी का। स्वागत है सर आपका। Thank you very much, Ronak ji, Mr. Gupta. That was so nice of you. Truly honored. Thank you. Before proceeding, let me put it in a caveat and a disclaimer first, that whatever I'm going to talk about or whatever I'm going to give examples of life stories around me are strictly my personal views and not that of my current or previous employers. ये छोटा सा एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में मैं बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ प्योरली माय व्यूज़। जो भी मैं बात करूँगा या जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ या जो भी शेयर करूँगा आपके व्यूअर्स के साथ, आपके साथ, ये ट्रूली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और पर्सनल व्यूज़ हैं, नॉट कनेक्टेड टू एनी एम्प्लॉयर्स करंट और प्रीवियस। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि कभी इतना ज़्यादा सुनने में कभी कभी थोड़ा अटकता है, but whatever it's there is there in front of everybody. I'm a transparent person. Let me take you through kind of a little bit about my career journey. I'm a Bengali who was born in Bengal. I had my education, both schooling and graduation, from a small town called Jabalpur in Madhya Pradesh. I did my MBA from Pune. Thereafter, I worked in Delhi, Noida, Calcutta, and since last 18 years now in Mumbai. I've traveled across India, tier 1, tier 2, tier 3 cities, you name it. Probably I have been there sometime or the other. Traveled around 40 odd countries globally. And currently I'm working with a Scottish company called VitaTech. And I have, as you rightly said, about 2.5 decades of experience, worked on different domains. I'm kind of industry agnostic. So to say that I have not stuck typically to one particular industry, one particular kind of a domain. काफ़ी कंपनियां बदली हैं, उसके साथ साथ उन्हीं के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेटिकली बदलते गए. Started my career with packaging, फिर consumer durable, logistics, consultancy और अभी digital and IT platform पे हूँ. एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि I must need to admit I love exploring और probably उसी के कारण ये दिखता होगा मेरे करियर में भी कि मैं चेंज करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है. तो ये कोशिश करता हूँ कि जो नहीं जाना, जो नहीं किया, कैन आई डू दैट, कैन आई चैलेंज माई सेल्फ. तो इस तरह की ओवरऑल एक ट्रेट है मेरे पर्सनालिटी में, यू कैन से, कि ये नए डिमांड्स, नए ऊंचाइयाँ को टच करना, नए लोगों से मिलना, ये सब जानने की थोड़ी उत्सुकता बनी रहती है. और इसी के तहत ये आज यहाँ पे हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. तो थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन. बहुत अच्छा लगा आपने जो अपनी कैरियर जर्नी बताई. सो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है
कि जो मैं आपकी प्रोफाइल देख भी रहा था और जैसा आपने बताया भी है कि प्रोफाइल में अगर हम देखें तो आपकी एजुकेशन फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड देन यू हैव डन मैनेजमेंट राइट इन एमबीए, ओके। सो वो आपने एज अ एजुकेशन किया हुआ है एंड देन आपकी जो स्टार्टिंग हुई है कैरियर की वो एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से हुई है। सो एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से एक आईटी इंडस्ट्री तक का सफर, तो क्या ये सफर मतलब एक सोची समझी प्लानिंग थी कि किस तरीके से आपको मूव करना है डाइवर्स फील्ड्स में या अदर डोमेन्स में, या फिर जस्ट एक कहते हैं ना फ्लो की तरह हो गया? बिल्कुल सही, आपने सही वर्ड यूज किया। आई वुड से एक बोलते हैं ना कि इट्स इज इट बाय चॉइस, इज इट बाय डिजाइन, और इट जस्ट हैपेंड। आई वुड से लाइफ में ऐसे कुछ हुए इंसिडेंट्स, ऐसे आए, अपॉर्चुनिटीज ऐसे सामने दिखे, पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आए, जॉब्स की कह लीजिए, कॉन्टैक्ट कह लीजिए, लोगों के साथ ऐसे बने कि ऐसा कभी भी नहीं लगा मुझे कि चलो अब मुझे चेंज करना है, ये इंडस्ट्री बहुत हो गया, मुझे नया इंडस्ट्री जाना है। मैं अप्लाई करता गया, मैं लोगों से मिलता गया, कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलता गया और दरवाजे खुलते गए और अपॉर्चुनिटीज आते गए। तो यू आर राइट, ऑल्दो इफ यू लुक एट माय सीवी अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट इन पैकेजिंग। पैकेजिंग हैज बीन माय फर्स्ट लव। काफी टाइम मैंने पैकेजिंग में दिया है, काफी कुछ मतलब काफी डिटेल में चला गया था। आई यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड द फर्स्ट कंपनी आई वर्कड विद, आई वाज इन देयर लीडरशिप टीम आल्सो. So at a very kind of a starting of your career at a pretty young age, I became a kind of a member of was a part of a decision making committee who was deciding the course of the company's direction. So from there onwards, then जंप करता गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आते गए, लेकिन नेवर, आई मस्ट एडमिट रौनक जी, इट्स नेवर बीन बाय डिजाइन कि मैं चलो अब बहुत हो गया, मुझे मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाना है, कि चलो मुझे अभी लॉजिस्टिक्स में जाना है, कि चलो मुझे अभी आईटी जाना है। ऐसा कभी नहीं था। आते गए अपॉर्चुनिटीज, आते गए, मैं लेता गया, और जो मैं कोशिश करता रहा हमेशा और जो अभी भी मुझ में है कि अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको सीखना है, एंड दैट लर्नर्स हैट जिसको बोलते हैं, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू वेयर द लर्नर्स हैट इन अ वेरी मॉडेस्ट वे। जब भी मैंने कंपनी चेंज करी, नई इंडस्ट्री में गया, नई कंपनी में गया, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक स्क्रैच, अ नोविस, a kind of a trainee, so to say. Although I must have been occupying pretty decent positions, but my attitude has always been that of a trainee कि चलो कुछ सीखें, कुछ करें, कुछ भी जानने की, मतलब जो भी कोई बता रहा है तो उसको you open your 2 ears and keep your mouth shut, so to say. God has given you 1 mouth and 2 ears, just because you need to learn and see and observe and understand and grasp as best as possible, as much as possible. क्योंकि अगर आप वो एटीट्यूड से जाएं कि मुझे सब मालूम है, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं पैकेजिंग से चेंज करके मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल पे गया, और वो भी फोटोग्राफिक डोमेन में। फोटोग्राफी इज अ प्रीटी नीश डोमेन, और वहाँ पैकेजिंग का एक लड़का अगर ज्वाइन करता है, और वो भी नेशनल लेवल पे। आई वाज द वर्टिकल हेड इन कोडैक व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम a Swedish company called Nifab, which was a packaging company. So packaging से जब मैं फोटोग्राफी में गया, तो ये कभी मेरे में एटीट्यूड ये नहीं था कि मुझे फोटोग्राफी का मुझे सब आता है, बल्कि आप अगर मुझसे पैकेजिंग का पूछे तो हो सकता है मैं आपको 5-10 मिनट आप कुछ बता दूं पैकेजिंग के बारे में, लेकिन फोटोग्राफी के बारे में नेवर. सो दैट हैज बीन माय एटीट्यूड, एंड ऑलवेज, ऑल्दो आई वाज द वर्टिकल हेड एंड द काइंड ऑफ रीजनल मैनेजर इंडिया एंड सबकॉन्टिनेंट, I always used to kind of, whenever I used to meet clients, distributor, technical staff or lab assistants, lab operators, उन दिनों तो फोटोग्राफी used to be kind of not digital format में हुआ करता था. So लैब ऑपरेटर्स वगैरह की काफ़ी अहमियत हुआ करती थी, और वो काफ़ी कुछ जानते भी थे. तो उनके साथ बैठ के घंटों गुजारना, उनसे सीखना, नुआंसेस जानना कि भी क्या है, कैसे फोटोग्राफी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलतियाँ क्या है, नुक्स क्या है, ये सब सीखने की हमेशा मतलब एक वो अंदर से एक फीलिंग आया करता था. So that's how I have changed, and even today, whichever industry I am in, say IT, I know hardly anything. I'm not into coding. I'm not into kind of making kind of a new product. More or less, whatever I'm doing currently is basically management, is leading the company from front. Not exactly into technicalities, but that has been always my trait. You are right. कि मैं कभी भी प्लानिंग करके नहीं किया. वक्त आगे बढ़ता गया, टाइम आता गया और अपॉर्चुनिटीज आते गए, मैं लेता गया. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि आपने फोटोग्राफी, पैकेजिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बहुत सारे डोमेन्स एक्सप्लोर किए. तो एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री रही जहां आपको लगा कि हाँ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के टर्म्स में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी रही जहां आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं अभी तक का रहा हो?
सर अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, जो कि इस डिस्कशन में हम कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद Kodak has been fantastic. I still say my tenure that I spent in Kodak was really, so to say, gave me a window to learn so many things that I was not aware of at a pretty 35 years of age. So many things I came across for the first time, and which I was never exposed to before. So इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलते हैं, और जहाँ आपकी स्कोप और आपका होराइजन जहाँ ब्रॉडन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं, चांसेस मिलते हैं, सो दैट स्टेज इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड आप उसको काफी वक्त तक छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है, उसके बाद कई 3-4 कंपनियां और चेंज करी हैं, बट स्टिल एक वो जो होता है ना कि सुनहरी यादें जिसको बोलते हैं, एक प्लेजेंट फीलिंग आता है कि the time I spent in Kodak, 3.5-4 years जो भी था उस कंपनी में, जो सीखने को मिला, जो दोस्तों से मिलने का मौका मिला, right from you won't believe the nationalities I interacted with was, one of my colleagues was Japanese, the other was Korean, my boss was a Singaporean. I used to interact with, obviously US was the headquarter, and France where our production unit used to be. So many nationalities, so many people you're talking to, and 24/7 in different time horizon. So by the time the Japanese guy was saying good night, US guy was waking up. So many things, and the differences. But one thing I learned over there is the respect and humility, कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी महान अपने आप को सोचने लगे, you should always be humble and try to have the attitude of learner, कि कुछ सीखें, कुछ जानें. Everybody has kind of can contribute something for your progress, for your development. So in nutshell, that experience was very pleasant, very nice, very, I would say, and kind of an exposure that broadened me as a person, as a human being. Apart from that, every opportunity, every assignment that I have been, even today for that matter, I'm learning something or the other. Right. So इसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे एज अ नगेट और एज अ की पॉइंट मिली कि आपने कहा कि कितने भी हम बड़े बन जाएं, कितना भी हम प्रोग्रेस कर लें अपने कैरियर में, बट वी शुड बी हम्बल इनफ टू लर्न न्यू अपॉर्चुनिटीज और एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज. तो अब बात आती है उस क्वेश्चन की कि आपने एक मैनेजमेंट ट्रेनी से, ऑब्वियसली हर कोई एक स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत करता है, और एक आप 25 साल के अपने कैरियर में तकरीबन मैनेजिंग डायरेक्टर तक गए हैं. सो किस तरीके से चीज़ें आपको लगता है कि बदलती हैं, या किस तरीके से लोगों को अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, या अपनी जो लर्निंग को है चेंज करना चाहिए अगर उन्हें अपने कैरियर में इस तरीके से प्रोग्रेस करना है? सर, एक तो ये बताएंगे कि वेदर यू आर स्टार्टिंग योर करियर और यू आर एट द पिनाकल ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, सो टू से, आई वुड से एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग. आप वही इंसान हैं जो से 20 साल पहले थे. बट ये होता है कि कई बार हमारे अंदर वो जो सेंस ऑफ एरोगेंस आ जाता है, वो बहुत ही आई वुड से इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, इज नॉट एट ऑल, आई वुड से, गुड फॉर वंस पर्सनल एज वेल एज करियर ग्रोथ. ट्राई टू कीप एरोगेंस असाइड, नेवर काइंड ऑफ burn your bridges. कई बार होता है कि हम एरोगेंस में हम रिश्तों को या रिलेशनशिप को so to say negate कर देते हैं कि चल अब तो तेरी जरूरत नहीं है. Some this kind of attitude and this kind of language I have heard, if you won't believe, I have heard personally in my interactions with people that the kind of attitude and the language they use, and the behavior, the reflection of the behavior in front of other people is very bad. So I would say that needs to be kept aside. You need to be kind of a person who has this kind of a egalitarian approach कि ups and downs are part of life, वो होना ही है. तो अगर आप आज थोड़ा ऊपर चढ़ गए हैं तो ये मत मान के चलिए कि tomorrow you won't be able to, you will continue to stay here and there will be no downfall, or there's no possibility of downfall. I can take n number of examples in real life in the corporate world, but I won't like to take names. We all know, we have seen plenty of billionaires, so to say, who are nowhere today. So many companies, so to say, in 1960 I was reading somewhere the Fortune 500 list, those companies who were there in 1960 and 2017, out of those 500, 437 odd companies have gone. They are no more there in that list. So new companies have come in. So companies come and go, executives come and go, people come and go, billionaires come and go, so to say. So that attitude that if I have reached somewhere and I'm going to stay there forever is a very, very kind of a big fallacy. So you need to stay away from those kind of fallacious thoughts कि मैं तो बहुत कुछ बन गया, मैं तो बहुत आगे निकल गया. दूसरा, I would say
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैनेजमेंट ट्रेनी से होते हुए दौर से गुजरते हुए आप GM, VP, MD तक पहुंचते हैं, इज आपकी स्लोली आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ती जाती है, एबिलिटी बढ़ती जाती है। आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे मोस्टली आप ओबे करते हैं, आपको जो बोला जाता है वो किया जाता है, करना पड़ता है या करते हैं। इफ यू टेक माय पर्सनल एग्जांपल, व्हेन आई जॉइंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, जो मेरे बॉस ने बोला, ये नॉट particularly sticking to the business platform, कि go and get this facts done. Now that no management institute से निकला हुआ फ्रेशर को अच्छा लगेगा कि उसका बॉस उसको बोले कि ये फैक्स करके आओ। उन दोनों फैक्स हुआ करता था रौनक जी। सो वो हाथ से लिख के उसको मशीन में डालो, बटन दबाओ, फिर जब तक उसका रिपोर्ट ना आए तब तक वेट करो और फिर लाके फिर बॉस को वापस कर दो। सो दैट्स द kind of work you have been asked to do and you should do. There's nothing wrong in that. इसमें कोई बुरा फील करने की बात नहीं है। सो बट यू आर अ मैनेजमेंट ट्रेनी, आपको वहाँ डिसीजन मेकिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो बोला जा रहा है वो करो चुपचाप। सो स्लोली आप एक रीजन का हेड बनते हैं, आप एक टीम को लीड करते हैं, फिर आप नेशन को लीड करते हैं, फिर आप सब कॉन्टिनेंट को लीड करते हैं, फिर आप ग्लोबली आप हेड बन जाते हैं। तो ये जो आपका स्टेप्स जो धीरे धीरे आप लैडर पे चढ़ते जाते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। आप धीरे धीरे आप अपना जो स्किल्स एंड एबिलिटीज है वो फोकस पे आने लगता है। तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे में जो डिसीजन लिया, ये जिस तरह से इसने नेविगेट किया कंपनी को, हाउ ही हैज टेकन द कंपनीज ग्रोथ from say 500 crores to 5,000 crore, 10x growth in 20 years time is there for everybody to see. And in this journey, how you have displayed your skills, both man management skill, decision making skill, financial acumen, so to say, whatever you name it, that starts developing and that starts coming into the focus. एक और एग्जांपल मैं पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम द लोवेस्ट ऑफ द लेवल टू द टॉपेस्ट ऑफ द पिरामिड, व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इज द लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। कई बार देखा है रौनक जी, इसमें एक बहुत ही अच्छा एक प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड एज पीटर्स प्रिंसिपल। ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें ये बोला जाता है कि आप हायरार्की में तो चढ़ते जाते हैं, बट एक लेवल पे आप आके आपकी हायरार्की पे आप यू स्टार्ट a kind of floundering. You don't deliver as expected. I'll just read through what the Peter principle is. It says that in which there's a management concept in which it's observed that people in the hierarchy tend to rise to the level of incompetence. Now, level of incompetence is very important. So employees are getting promoted based on their success in the previous job until they reach a level at which they are no longer competent. So आप कई बार हमने अपने इन प्रैक्टिकल लाइफ मैंने तो कई देखे एग्जांपल्स कि एक सेल्स मैनेजर रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, टीम को अच्छा लीड करता है, फिर उसको धीरे धीरे सेल्स मैनेजर से लेवल से जब हम उसको जनरल मैनेजर या VP लेवल पे लेके जाते हैं, देन ही स्टार्ट्स काइंड ऑफ फ्लाउंडरिंग, उसका रिजल्ट्स नहीं आता, उसका डिलीवरेंस पुअर होने लगता है, उसका एक्सपेक्टेशन से वो नीचे दिखने लगता है कि व्हाई इज ही नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज ही वाज इन द प्रीवियस जॉब। तब हमें वो याद आता है कि ये बेसिकली ही इज स्टक इन द पीटर्स प्रिंसिपल, कि उसका लेवल वो टच कर चुका है, इसके आगे आप उससे एक्सपेक्ट ना करें तो अच्छा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब लीडरशिप के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप एक करके सीढ़ियां आप स्केल कर रहे हैं, यू आर स्केलिंग न्यूअर हाइट्स, यू आल्सो नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। एट टाइम्स क्या होता है, हम वो करना भूल जाते हैं। हम वो सोचते हैं कि हमने 20 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, 18 साल पहले MBA किया था, तो वो आज 2017 में भी काम आएगा। जी नहीं, अब 2017 में जमाना बहुत बदल गया है। तो आर यू इक्वली स्किलफुल इन टुडेज टर्म्स? आर यू इक्वली स्किलफुल और डू यू हैव द wherewithal, so to say, to handle the situation that 2017 or 2020 2021 has thrown at you, particularly the COVID situation? So if you think कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरा 22 साल पुराना MBA मुझे काम देगा आज के दिन, तो sorry, you are mistaken. You haven't upgraded yourself. You haven't kind of uplifted your personal acumen to a level to the needs of this time. So that's very important. So ये सब चीजें जो होती हैं आपको एक लेवल तक लेके जाएंगी, फिर आगे लेवल के जाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड रौनक जी, एक चीज याद रखना है कि हमें जब when we reach at the top, it's very, sometimes people say it's pretty easy to reach the top, but it's very difficult to stay there at the top and maintain the equilibrium and maintain the position. आप पहुंच तो गए, लेकिन कब तक आप रहेंगे उस लेवल पे? तो ये चीजें छोटी बातें हैं, but one needs to keep in mind with the humbleness and the humility that I talked about. Exactly. मतलब कितनी सही बात है आपने कही कि पहुंचना is definitely easy but sustainability is not.
सो अब बात आती है कि आपने अपनी कैरियर जर्नी में, जैसे अगेन वही बात चल रही थी, मैंने देखा कि आपने कई सारे स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज के साथ काम किया है। सो एक नॉर्मल जो कंपनी जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है उसके साथ काम करना और स्टार्टअप्स के साथ काम करना कितना डिफरेंट है उनके वर्किंग कल्चर में या डिसीजन मेकिंग में, किस तरीके से डिफरेंस आता है? अनुज जी, आई वुड से जो भी कंपनी आज एस्टेब्लिश्ड आपको दिखती हैं, एक तरफ से देखा जाए तो देवर आल्सो समडे और द अदर स्टार्टअप्स। हम सोशल मीडिया में कई बार देखते हैं कि दिस इज वेयर द कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम, उसमें गूगल का गराज दिखता है, एचपी का गराज दिखता है, और आज एचपी क्या है, आज गूगल क्या है, वी नो वेरी वेल। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट एट टाइम्स इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, सभी कंपनियां कभी ना कभी तो स्टार्टअप ही हुआ करती थी। आज वो ग्रो कर गई हैं, 100 साल की हिस्ट्री है, 200 साल की हिस्ट्री है। तो जो आदमी जब स्टार्टअप में काम करता है तो उसका एक जो आई वुड से थॉट प्रोसेस या दिमाग किस तरह से उसका बिहेव करता है can be vastly different than an executive who's working or who's leading an established company, so to say. So GE जब बना था और GE जो आज है, आज जो GE को लीड कर रहा है और GE को सपोज किसी ने जो 100 साल पहले लीड किया था, दोनों के थॉट प्रोसेस में ऑब्वियसली देयर विल बी मैसिव डिफरेंस बिकॉज ही इज लीडिंग अ मैसिव कंपनी टुडे, मल्टी बिलियनर कंपनी, और जब स्टार्टअप में था तो वो बहुत ही मतलब ऑब्वियसली छोटा रहा होगा। तो जो कुछ एक बुलेट पॉइंट्स जो मैं नोटिस किया है, यू हैव राइटली सेड, आई हैव लेड two global startups, so to say, companies into India. Not exactly startups, they were well established globally, and they were entering kind of I did the hand holding for them, I led them into the Indian marketplace. What I have seen is there's a lot of ambiguity when a company starts up, and particularly if you are leading it into a new market like India, and the global headquarters is somewhere else, say in UK or in Italy or anywhere else, तो आपको ये clarity, you are the interface between the company there and the company that's getting kind of in the infancy, जो अभी कंपनी बड़ा हो रहा है in India. So आपका interfacing जो role है बहुत important हो जाता है। आप लीडरशिप को बैक एट हेडक्वार्टर क्या कन्वे करते हैं, और द प्रॉब्लम्स जो आप यहाँ डाउन द लाइन देखते हैं डेली, सो टू से, उसमें बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हाउ यू हैंडल एम्बिग्यूअसली। एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में आपको ये नहीं पता कि ये कैसा शेप लेने वाला। आप कई चीज़ें इग्नोर कर लेते हैं कि चलो ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, चल कल देख लेंगे, या आई विल सॉर्ट इट आउट माई सेल्फ, आई नीड नॉट टेल दिस टू द मैनेजमेंट। बट इफ इट बलून्स एंड इफ इट स्नोबॉल्स इनटू समथिंग बिग टुमारो, देन यू विल बी योरसेल्फ ब्लेम कि आपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं अपडेट कर रखा था। सो एक एम्बिग्यूटी होती है कि हर चीज़ें भी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं कि हर चीज़ें लेके चले जाएंगे मैनेजमेंट के पास। तो आपको फिल्टर कर रहा है कि ये इशूज़ मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, ये जो है इशूज़ हैं, इसको मेरे को मैनेजमेंट को हाईलाइट करना पड़ेगा कि इंडिया में ये आपको हर्डल्स आ सकते हैं, how you need to overcome, what are the steps that you need to take. So that is one big difference between a established company and a startup. Second is that in a startup, when you are working in a startup, you need to roll up your sleeves. You cannot say कि चलो भाई मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकलूंगा, या मैं एसी में पसंद करता हूँ एसी में बैठ के काम करना। वो नहीं हो सकता सर, उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। आपको you have to roll up the sleeves, you have to be kind of on the streets, hit the market, get things done individually, because स्टार्टअप में तो इतनी बड़ी टीम भी आपको शायद न मिले, आपको अकेले ही सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो टीम तो बाद में बनती है, शुरुआत तो आपको करनी होगी। तो you have to roll up your sleeves, you have to get going. एक चीज और देखिए कि चलते चलते आपको ऑन द गो डिसीजन, जिसको बोलते हैं ऑन द गो डिसीजन मेकिंग स्किल, आपकी कितनी, हाउ स्मार्ट आर यू। क्योंकि ऐसे कई अड़चने होंगी, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ तो हेडक्वार्टर को हाईलाइट नहीं की जा सकती, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको खुद निपटानी होती है। तो वो ऑन द गो जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, लीगलिटीज़ है, अपनी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, बैंक अकाउंट हैं, दुनिया भर के पैन नंबर, टैन नंबर, यू नेम इट, आईसी कोड, आपकी टीम बनानी है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, आपको वेयर हाउस किराए पे लेना है, so you name it and you have to do it because you are leading the company. You cannot say I'm going to bank on someone else, चलो ये delegate कर दिया या किसी और से मेरे कम काम करवा लिया, वो तो नहीं possible है क्योंकि you are leading it from the front. So those are the things that on the go आपकी decision making कितनी अच्छी है। एक चीज़ और देखिए कि in an established company, मैंने बड़ी एस्टेब्लिश कंपनीज में काम किए हैं, जहां आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, सो टू से, या आपके फॉर्मेट्स मिलते हैं, या आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलती है कि आपको ये करने हैं, ये रिजल्ट दिखाने हैं, ये आपके KRAs हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, यू नो
दैट देयर इज अ सेट प्रोसीजर, इस तरह से आपको आंका जाएगा। लेकिन स्टार्टअप्स में वो नहीं होता। स्टार्टअप्स में आप अगर रात के 9 बजे घर पहुंच रहे हैं या 10 बजे घर पहुंच रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ के फिर आप किसी के दरवाजे पे बैठे हैं, ये आपके हेडक्वार्टर वालों को नहीं मालूम होगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज टेम्पलेट्स नहीं है। आपको खुद को बनाने हैं कि मेरे को ये करना है और ये करके दिखाया है, एंड हियर आर द रिजल्ट एरियाज। बिकॉज से आफ्टर अ ईयर और 6 मंथ, आजकल तो क्वार्टरली रिव्यूज भी होने लगे हैं, सो दे नीड टू सी द रिजल्ट्स कि आपने क्वार्टर में क्या परफॉर्म किया, 6 महीने में क्या किया, साल भर में क्या किया। नहीं कर पाए तो फिर देयर आर 101 एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सक्यूजेस जो देता है उसको मैनेजमेंट उतना पसंद भी नहीं करता कि आदमी काम तो कम करता है, एक्सक्यूजेस ज्यादा दिखाता है। सो दोस थिंग्स आर काइंड ऑफ अ बिग डिफरेंसेस, Ronak ji, what I have seen. The difference between working for a startup vis-a-vis an established companies. Established company में काम करने के चांस अलग हैं, स्टार्टअप में काम करने के चांस अलग हैं। एक स्टार्टअप में मैं एंड में यही कहना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, is basically the startup is kind of a baby of yours. So when you see your baby growing up and kind of taking baby steps and then tripping and then again starting to run and take shape, and one day you see that your baby is a grown up adolescent and an adult, and तो आपको ये अच्छा लगता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे आज आके खड़ा हुआ है। तो वो एक जो चार्म है ना, वो शायद एस्टैब्लिश्ड कंपनी में आपको ना मिले, क्योंकि आपको बना बनाया मिलता है। आप वहाँ ज्यादा क्या करते हैं, किसी जीएम को रिप्लेस करते हैं, किसी वीपी को रिप्लेस करते हैं, किसी एमडी को रिप्लेस करते हैं, लेकिन कंपनी तो बनी बनाई है। आप एक वो कुर्सी में कोई और बैठता था, अब आज आप बैठने लगे। लेकिन स्टार्टअप में जो है, जो आपने खुद बनाया, जिसको आपने खुद शेप किया है, जो आज अच्छा है तो बहुत अच्छा बात है, बुरा है, फ्लाउंडर किया, इट कुड नॉट परफॉर्म, सो यू से I failed, I messed up, I made errors. There's no harm in saying those things, but these are the basic differences, Ronak ji, so to say. बहुत सही आपने कहा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही कि स्टार्टअप इज जस्ट लाइक योर ओन बेबी। तो आप जैसा नरिश करेंगे, जैसा नर्चर करेंगे, वैसा आपको फ्रूट मिलेगा और वैसा नरिशमेंट होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जैसे एक स्टार्टअप है जो ऑलरेडी कहीं मान लीजिए जैसे लोकेशनल डिफरेंसेस की वजह से, लेट्स से कि कोई फॉरेन की कंपनी है और वो इंडिया में स्टार्टअप कर रही है, इंडिया में उसके लिए नया प्लेटफॉर्म है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्टार्टअप। लेकिन मेरा क्वेश्चन है जो आज के यूथ के लिए है। सो आज के यूथ में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप एक थोड़ा सा ना फैंसी वर्ड्स हो गए, सो उन्हें लगता है कि हाँ वो स्टार्टअप कर लेंगे, वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर लेंगे। बट एट अ टाइम क्या होता है, जब उन्हें सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, अवेयर नहीं होते, सो वो ऑल ऑफ अ सडन या ये कह लीजिए 6 महीने साल भर में उन्हें लगता है कि नहीं, ये इससे बेहतर है कि हम किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में जाएं और जॉब करें। सो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि स्टार्टअप जर्नी में किस तरीके से अपने आप को इनिशियल, जो मैं पर्टिकुलर मानता हूँ कि इनिशियल के 2 इयर्स और 3 इयर्स तो आपको एटलीस्ट डेडिकेटेड एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, सो उसमें आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टार्टिंग के लिए? सर उसमें तो एक है कि रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, आई डोंट, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड, बट एक रेजिलियंस जिसको बोलते हैं कि आप परसिवरेंस, एक दूसरा वर्ड मुझे याद आ रहा है कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे इन द गेम। आप इस फाइट में, अगर आप इस मैदान में उतरे हैं तो आप कितनी जल्दी आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, वो एक चीज देखनी कि अब मैं मैदान में उतरा हूं तो कुछ सोच समझ के उतरा हूं, आई एम हियर फॉर द लॉन्ग रन। स्टार्टअप में एकदम से इट्स वेरी रेयर एंड आई वुड से इट्स very kind of a unique if you show instant success, instant coffee जिसको बोलते हैं, उस तरह का सक्सेस तो थोड़ा मुश्किल है स्टार्टअप्स में, मैंने अभी तक देखा नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन आप इस दरमियान आप अगर रेजिलियंस आप खो बैठे, आपकी में अगर दैट लेवल ऑफ परसिवरेंस नहीं है, तो प्लीज आप ये सब स्टार्टअप वगैरह पे ना जाएं तो अच्छा रहेगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा, तो फिर आप पहले एक स्टेबल जॉब ढूंढ लें, थोड़ा बैंक बैलेंस बना लें, थोड़ी आपकी मतलब पोजीशन इतनी हो जाए कि आप उसको लॉन्ग रन के लिए खेल सकें। ये मेरा एक पर्टिकुलर पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वी often give up. That's a very, I would say, quality अगर आप में है बचपन से, आप खुद को अपने आप को चेक कर सकते हैं, how you have grown up, how you have been groomed. अगर आप में ये गिव अप वाली अगर टेंडेंसी रही है इन द पास्ट, तो प्लीज स्टार्टअप ना करें, क्योंकि ये इट कैन बी वेरी बिटर, इट कैन बी वेरी हार्श, यू हैव टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, देयर इज नो डिनाइंग कि आप एवरी डे विल बी रोजी। इट्स अ फैलेसी अगेन इफ यू थिंक दैट एवरी डे विल बी रोजी। नो, देयर विल बी सम वेरी टफ डेज, वेरी बिटर डेज, यू विल कम अक्रॉस बिटर पीपल, मतलब बहुत ही गलत तरीके से आपको काइंड ऑफ डिस्करेज करने वाले लोग मिल सकते हैं। तो आपको इन सबको ओवरकम करना है, तो उसके लिए आप में रेजिलियंस कितनी है, आप में परसिवरेंस कितनी है, आप कितने दिन तक इस गेम में बने रहना चाहते हैं। एक छोटा सा कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि
विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ये विंस लोम्बार्डी का कोटेशन है। मैं इसको बहुत मतलब दिमाग में बैठा हुआ है ये कोटेशन, ये कि अगर आप विनर हैं तो फिर विनर्स विल नेवर क्विट। आप कहीं ना कहीं आप उसमें दिखेगा ही कि भाई ये आदमी कभी क्विट नहीं किया था, तभी आज ये विनर बन के बैठा है। आज ये शोइंग दैट ही इज अ विनर टुडे बिकॉज ही हैज नेवर क्विट इन द पास्ट। और अगर आप आए दिन क्विट करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं में अगर आपको दिख जाता है कि ये आदमी तो गिव अप कर देता है, तो फिर मुश्किल है उसके लिए विनर बन के दिखाना दुनिया को। सो ये दो चार मतलब आई वुड से बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो अगर आप में है। फाइनेंशियल पावर, थोड़ा सा फाइनेंशियल पावर पहले बना लीजिए, परसिवियरेंस एंड रेजिलियंस दूसरा बना लीजिए, और आपकी एटीट्यूड, योर एटीट्यूड। एंड फोर्थ आई वुड से इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके नेटवर्क, ये अगर आप आज नहीं है तो डेवलप कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क से और इंटरेक्शन से, पब्लिक से बात करने से जो हमको दिखते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, मौके आ जाते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो हमको मालूम नहीं होती कि कोई कंपनी क्या डेवलप कर रही है, क्या सोच रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। आप यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज। तो दिस 4-5 आई वुड से बेसिक ट्रेट्स अगर आप में है, if you are endowed with these basic traits, like I would repeat again, kind of a decent bank balance, financial power, so to say, your perseverance and resilience, your good networking skills, and never say die attitude. I would say that would be good enough to judge yourself. Yes, I can be in the long run, and I can make a startup successful. बहुत सही, राइट. सो यू हैव मेंशन्ड द 4 क्वालिटीज इफ वन वांट्स टू गो फॉर देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और स्टार्टअप जर्नी. अब बात आती है कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी का कोई ऐसा मुश्किल दौर, कोई ऐसा सबसे चैलेंजिंग टाइम जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, जहां पर आपको गिव अप करने का थॉट आया हो या इस तरीके का थॉट आया हो, एंड देन यू हैव शोन कि नहीं, आई हैव टू गो अहेड, आई हैव टू मूव अहेड. सर ऐसे तो एक दो गिने चुने एग्जांपल्स बताना मुश्किल है. कई एग्जांपल्स हैं सर ऐसे, मतलब क्रॉस रोड्स पे, व्हेन यू आर स्टक एट क्रॉस रोड्स एंड व्हेन यू आर थिंकिंग कि मैं कहाँ जाऊँ, वेयर डू आई गो. तो व्हाट आई हैव फाउंड इन माय पर्सनल kind of a career journey या personal growth, I would say, एक तो मुझे कभी ढंग का कोई गाइड या मेंटर नहीं मिला, जो मुझे बहुत खलता है आज के दिन भी. आज 20-22 साल हो गए मुझे. सो आई फाइंड इट वेरी kind of a something which comes out from inside me, is that if somebody approaches me, or if I could be helpful for anybody to kind of show path or guide little way or the other from my examples or from my mistakes that I have done in my career, to help others in some way or the other. So that's a trait that I have developed in myself. So वो मुझे कभी मिला नहीं था. So since you have asked me some career challenges, so there have been plenty, so to say. There have been, and this had there been any kind of a guide or mentor, हो सकता था मुझे ये challenges हो सकता है इतना लंबा ना हो, या हो सकता है इतना frustrating ना हो जितना मैंने face किया. But एक चीज़ था जो मेरे में, वो डिटर्मिनेशन, जो परसिवरेंस जो मैं बात कर रहा था, वो मेरे में काफ़ी है. तो वो लगे रहने की हिम्मत, कि मैं लगा रहूँगा मैं जब तक, अगर मैंने सोच लिया कि आई हैव टू डू इट, और आई हैव टू शो दैट येस आई एम केपेबल ऑफ, या येस आई हैव टेकन अ चैलेंज एंड आई विल मेक इट सक्सेसफुल. अगर मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है तो उसको सक्सेसफुल करके दिखाना है. तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज आई हैव बीन थ्रू आउट इन माई करियर. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ. राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, व्हेन आई joined the first company, this is from my first company's example, I moved to Calcutta. I was a bachelor then, so I just my company transferred me to Calcutta because I was a Bengali, so they thought ki probably language could be a good handy tool for me to break through the market. And that was indeed kind of a good observation of the management ki chalo bachelor hai aur Bengali hai aur eastern zone mein they wanted to start up an operation, so who can be the better person than me. And I have been right from the start of my career a person who accepts challenge. तो मुझे जब चैलेंज दिया गया तो मैंने कहा ओके, I'll go and start the business. क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो नहीं कर सकता इंसान. So I went there to Calcutta, and वहाँ जाके मैंने देखा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, कि वहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ऑलरेडी थे, एंड दे हैड द ह्यूज काइंड ऑफ पोर्टफोलियो टू ऑफर टू द क्लाइंट्स. तो जब वो क्लाइंट के साथ बात करते थे तो दे कुड हैव ऑफर्ड ABCD 5-6 different options of some products, say to say. Whereas in my briefcase, when I'm talking to the client or when I'm showing to clients some of my
products, the range was very small, the portfolio was very small. तो मेरे इन्हें गिने दो तीन प्रोडक्ट दिखाया और फिर थैंक यू वेरी मच हो जाती थी. तो मुझे लगा कि आई डोंट हैव दी काइंड ऑफ आर्म्स टू फाइट इन द मार्केट. मैं आर्म्ड नहीं हूँ प्रॉपर्ली, और मेरे कॉम्पिटिटर मेरे से आगे हैं क्योंकि वो दे हैव बीन देयर इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर रन. ऑब्वियसली दे हैव द एडवांटेज कि वो 20 साल से मार्केट में है. मैं तो अभी 6 महीने हुए मुझे, सपोज, तो मैं कैसे उनके साथ टक्कर दे पाऊंगा. लेकिन मुझे उसी टाइम एक काइंड ऑफ सेंस ये आ गया था कि देयर आई कुड लोकेट अ सेंस एंड आई कुड लोकेट अ नीश. जो मार्केट में देयर वाज अ प्रोडक्ट व्हिच वाज वेरी काइंड ऑफ अ I would say financially was very lucrative, margins were good, competition was less, and that segment of the market, I'm not taking the name of this segment of that market because obviously because of maybe business reasons, that segment is catered only by 2 players, and obviously there's a scope for the third player जो हमारे पास नहीं है. तो मैंने कोशिश ये किया कि मैंने वो पर्टिकुलर सेगमेंट पे बहुत टेस्ट लगाया. मैं वापस हेडक्वार्टर आके अपने मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि सर मैं उस सेगमेंट में क्यों नहीं हूँ जिस सेगमेंट में देयर आर ओनली 2 players. Why can't there be an option for the third player to enter in that market, and quickly we can show results, and quickly we can show kind of a the market share and the growth that you are expecting from me. ये दो तो इतना crowded segment है कि जहाँ मैं 20 से लड़ रहा हूँ. ये segment है जहाँ पे only 2 player हैं. तो why can't we go into there? तो उसके लिए रौनक जी, I had to convince the management, I had to convince the production people, I had to convince the R&D people, I had to convince, and ये तो internal में बात कर रहा हूँ. वापस जाके जब मैं मार्केट में गया तो मार्केट में ये कन्विंस करना पड़ा मुझे कि भाई एक नया प्लेयर है, वो ये प्रोडक्ट लेके कैसे आ सकता है, तुम में क्या खासियत है, तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो, तुम क्या लेके आए हो. तो उनको ये कन्विंस करना था सर कि मैं नया हूँ, मेरी कंपनी नई है, मेरे प्रोडक्ट हो सकता है इस सेगमेंट में मेरी कंपनी नहीं थी लेकिन आज इस सेगमेंट में मेरी कंपनी उतरी है. लेकिन आप ट्राई करके देखिए मेरा प्रोडक्ट जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनसे कहीं भी 19 नहीं है. दे आर एज गुड एज माय द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स प्रोडक्ट. सो दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट रौनक जी, वेयर आई हैड टू कन्विंस बोथ इंटरनली माय कंपनी, माय पीपल, एंड देयर वर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. प्रोडक्शन वालों का रेजिस्टेंस था, R&D वाले बोलते क्यों करें, ये हमारी जो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स है वो तो बिक तो रहे हैं, तुम्हारे रीजन में नहीं बिक रहा तो तुम जानो, तुम्हारे लिए क्यों खास हम कुछ नया बना के लाएं. दिस आर नॉट द लैंग्वेज दे यूज, बट दिस इज जस्ट टू टॉक टू यू इन अ वेरी jargon free वे मैं आपको बता रहा हूँ. बट दिस इज द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस आई फेस्ड इंटरनली. एंड देन जब मैं लेके प्रोडक्ट मार्केट में गया तो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्सों ने तो जो अपना कब्जा कर रखा था, और क्लाइंट्स, सबसे बड़ी बात है क्लाइंट का मेंटल बैरियर ब्रेक करना. उनका जो बैरियर था कि ये नया आदमी क्या, नया कंपनी क्या लेके आएगी, उनकी प्रोडक्ट क्या खास प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनको ये कन्विंस करना कि नया प्लेयर भी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ला सकता है एंड could shake up the established players. So that was a very challenging assignment, and then at the end of the day, it took me about 7-8 months time, and when I successfully kind of grasped pretty decent, about 30-35% market share I grabbed from the established players, and people then kind of saluted me that okay, this was absolutely your idea, your innovation, your thought process कि तुमने इसको ढूंढा, इसको निकाला, इसको करके दिखाया लास्ट में, and then the bank, the coffers of the company filled up because of this new product that we introduced through a small market like Calcutta. वो एक basically trial market था कि अगर कैलकाटा में ये चल पड़ा ये प्रोडक्ट तो फिर then इसको we'll take it to national level. और वो प्रोडक्ट आज के दिन मैं 20-22 साल बाद देखता हूँ तो is one of the biggest revenue generator for the company today. So that was a very very exciting and very fascinating kind of experience of mine. Exactly. बहुत सही कहा आपने, क्योंकि इनिशियली जब आप कुछ नया डेवलप करना चाहते हो देयर आर डेफिनेटली प्लेंटी ऑफ चैलेंजेस इनसाइड द कंपनी और इनसाइड द फैक्ट्री और आउटसाइड एज वेल. तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऐसी चीज लेट्स से कि आप 20 years back 25 years back अपनी एजुकेशन टाइम पर जाना चाहें और समथिंग यू वांट टू चेंज, सो व्हाट कुड बी दैट थिंग. अगर आपको लगता है कि माइट बी उस चेंज से आपकी कैरियर ग्रोथ कुछ ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है, कुछ ऐसा हो जाता. रत्ना जी एक कोटेशन मुझे फिर याद आ रहा है, ये लियोनार्डो दा विंची का है. He said that wisdom is the daughter of experience. जो विजडम आज आपके अंदर से दिख रहा है या आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है, ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है. सो विजडम इज द डॉटर ऑफ एक्सपीरियंस. सो अगर मैं पूछूं तो, अगर मैं देखूं तो मैं ये नहीं सोचता कि कोई बहुत ह्यूज मिस्टेक्स मैंने किए हैं लाइफ में. मिस्टेक्स जरूर हुए हैं, लेकिन वो कैरियर ब्रेकिंग या कैरियर थ्रैशिंग जिसको बोलते हैं या कैरियर डिस्ट्रॉइंग ऐसा नहीं रहा है.
काम करेंगे तो गलतियां होंगी, दैट इज सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप काम ही नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे, तो फिर कोई गलती नहीं करने वाला, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर कोई गलती कर रहा है तो समझ लो आदमी बेसिकली काम कर रहा है। सो ये मैं मानता हूँ आज के दिन भी। what I see myself, if I stand in front of mirror and take the clock back by 20 years, I would say I was so naive. I was so kind of what do you say, a guy who kind of trusted everybody, who thought whatever जो दिख रहा है वही सही है, ऐसा मैं सोचता था। समझ की कमी थी, so to say, अगर मैं बोलूँ आपको तो उतनी समझ नहीं थी जो धीरे धीरे आदमी में आती है as you grow in career. Obvious, it's quite obvious, आप एक फ्रेशर कॉलेज से निकले हुए होते हैं तो आपका एक सोचने का ढंग या आपकी आइडियोलॉजी, आपके थॉट प्रोसेस बहुत कुछ अलग रहती है। धीरे धीरे आप टाइम के साथ आप अपने आप को बदलते हैं, आपको सिचुएशन आपको फोर्स करता है बदलने के लिए कि आप जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। कई बार आप गलत आदमी को, आपकी परख आपकी बाद में निखरती है, आप परख में आप गलती कर जाते हैं, आप गलत आदमी को परख लेते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं। सो आई वाज वेरी नाइव, सो टू से, समझ वाज वेरी लेस। थोड़ा सा मैं इम्पल्सिव भी हुआ करता था। कई बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जितना स्पीड से मैं भाग रहा हूँ या जो रेस में दौड़ रहा हूँ, व्हाई अदर्स आर नॉट गिविंग मी कंपनी। सो लाइक अगर आप एक ट्रेनी हैं और आप एक रीजन हेड कर रहे हैं विद जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और दूसरा रीजन हेड जो है वेस्ट में जो बैठा है उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस है, तो आप में एक जो एनर्जी या एंथुजियाज्म या इम्पल्सिवनेस जो भी कह लीजिए, और दूसरे बंदा में जो है वो थोड़ा आराम से, अरे चलो सब्यसाची देखते हैं ना, कल करेंगे ना, बैठो अभी लंच करो ना, अभी डिनर करो। तो मुझे अरे लंच छोड़ यार, अभी ये करना है, अभी इसको रिप्लाई करना है, अभी इसको ये करके दिखाना है। तो दैट काइंड ऑफ इम्पल्सिवनेस था। वो अच्छा बुरा ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो मेरे को बहुत ज्यादा हुआ करता है उस टाइम कि आई वांटेड एवरीथिंग टू हैपन ओवरनाइट। अभी लगाया काम पे और अभी इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, अभी इसका मेल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, वो आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा, अरे तो मतलब मेरे साथ मेरे रेस में वो क्यों नहीं मेरे जैसे दौड़ रहा है। So that was something like I expected the whole world to move at my pace, जो कि is kind of a little naive to think of or a little silly to say if you say today कि मैं जिस स्पीड से भाग रहा हूँ दूसरा भी उसी स्पीड से क्यों नहीं भाग रहा। एक चीज़ और था कि मैं नाइव होने के कारण या थोड़ा समझ कम होने के कारण, इनएक्सपीरियंस होने के कारण, whatever you call it, सभी चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगता था कि चलो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, अरे ये असाइनमेंट है सर मुझे दीजिए, सर मैं करके दिखाता हूँ। तो कभी कभी मुझे क्या होता कि मैं ओवरबर्डन हो जाया करता था कि ऑलरेडी इतने काम है, नए असाइनमेंट और ले लिए, नए मार्केट सर्वे करने के लिए सर ने बोल दिया तो वो भी करना है, अभी अपना काम तो हो नहीं रहा प्रॉपर्ली। बाद में मुझे समझ आई कि योर बास्केट इज ऑलरेडी फुल, और आप कितना लेना चाहोगे। आप ठीक है, आप में एंथुसियाज्म या जोश या जेस्ट जो भी कह लीजिए वो है, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट। देन यू नीड टू लर्न दैट, जो कि बाद में मुझे काफी दिनों बाद समझ में आई कि एट टाइम्स यू नीड टू से एंड इन अ वेरी पोलाइट वे टू से नो। कई बार आपको यस बोलने की जरूरत नहीं है, आपको नो बोलना भी आना चाहिए कि भाई ठीक है मैं इस वक्त ओवरबर्डन हूँ या मेरे को और भी काम ज्यादा है, प्रायोरिटीज और कुछ है मेरी लाइफ में, सो आई कैन नॉट टेक दिस असाइनमेंट, या प्लीज पास इट ऑन टू समबडी एल्स, देयर आर मोर कॉम्पिटेंट पीपल। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज इनकॉम्पिटेंट, सभी काम मेरे से ही अच्छा होगा और दूसरे से नहीं होगा, ये बहुत गलत धारणा है जो कि उस टाइम मेरे में हुआ करती थी कि मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मुझे दीजिए सर मैं करके दिखाता हूँ। तो कई बार लगता है कि नहीं, दूसरा बंदा जो बाजू में बैठा है या दूसरा जो मेरे साथ ट्रेनी है या दूसरा जो भी है, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट लाइक मी, सो यू नीड टू say at times learn to say no. एक चीज ऐसा है रोनिक, आई वुड से कि एक लाइफ में या करियर में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसी इंस्टेंस समझ लीजिए, इसको रोड टू डमास्कस भी लोग बोलते हैं। एक ऐसी घटना या एक ऐसा स्पार्क, एक ऐसा कुछ घटना ऐसी घटती है कि जिसमें आपका कर्व पूरा बदल जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यू हैव रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा बोला जाता है। आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी टू से। सो when you reach that inflection point where one decision, one incident, one spark can change your entire life, इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटरशेड मोमेंट, यू कैन आल्सो से। जब आदमी की पूरी फंडामेंटल थॉट ही बदल जाती है, वो मेरे साथ भी, मतलब आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। लोग कई बार बोलते हैं कि द कंट्री हैज रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, द कंपनी हैज रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, द एज एन इंडिविजुअल सब्यसाची हैज रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस पर्सनली। जब मुझे ऐसा लगा कि व्हेन आई वाज इन कलकत्ता, एक दौर आया कि जब मुझे लगा कि मैंने तो बहुत कुछ करके दिखाया कंपनी को, जो भी मांगा कंपनी ने वो करके दिखाया, एक ग्रोथ ला के दिया, एक मार्केट शेयर कट करके निकाल के दिया, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद एक सेंस ऑफ काइंड ऑफ
कॉम्प्लेसेंसी आने लगती है कि अरे चलो अभी तो हो गया, बहुत कर लिया। तो वो उतने कम एज में कॉम्प्लेसेंसी आना ना, मुझे लगा कि एक डेंजर सिग्नल है फॉर मी पर्सनली। सो आई जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट कॉम्प्लेसेंसी। और पता नहीं क्यों मुझे, आई डोंट नो वेयर दैट स्पार्क केम फ्रॉम, दैट I kind of very boldly told my management that मुझे कलकत्ता से बाहर निकालो, मुझे कलकत्ता में नहीं रहना. And that was kind of a pretty shocking for the management, because they probably thought that I am doing good, which obviously was, the results was showing, the performance was there, and being a Bengali, they thought probably I will be very happy in Calcutta. But ये क्या है, तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम कलकत्ता छोड़ना चाहते हो? So that was the kind of a road to Damascus moment for me, जब मुझे लगा मुझे कैरियर में आगे बढ़ना है तो कलकत्ता से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे और बड़ा मार्केट चाहिए, मुझे और बड़ा इश्यूज चाहिए हैंडल करने के लिए, मुझे और चैलेंजेस चाहिए, मुझे कुछ जो करके दिखा रहा हूँ आज वो तो ऑलमोस्ट मैंने पा लिया है, मुझे इसके आगे और जाना है. So that was the decision which I took in my career, say about 18 years ago when I moved to Mumbai, and that was a kind of a very good decision, I would say, not a decision to regret, but and since then I have no regrets at all. So काफी चीजें गलती भी करी हैं, बेवकूफ़ी करी है, so to say, या बचकानी हरकतें कह लीजिए जो थी उस टाइम, जो सोचने का ढंग था, या जो आज सोचने का ढंग है, या जिस तरह से मैं परखता हूँ, या जिस तरह से मैं इश्यूज को देखता हूँ, या जिस तरह से मैं थोड़ा लेस इम्पल्सिवली मैं सिचुएशंस को हैंडल करता हूँ, ट्रिकी सिचुएशंस को हैंडल करता हूँ, उस टाइम नहीं करता था. सो दिस इज, इफ आई लुक बैक एट माय करियर 20 years ago and today, so this is the difference. वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा एक आपने, और इसमें सबसे अच्छा जो मुझे इंसिडेंस लगा, दैट वाज द पॉइंट व्हेन यू वांटेड टू मूव आउट फ्रॉम द कलकत्ता, कि डेफिनेटली मुझे अच्छा इस पॉइंट लगा कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो पॉइंट समझना होगा कि कहाँ जाके आप स्टक हो रहे हैं एक पर्टिकुलर साइकिल में और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, एंड देन यू हैव टू मूव आउट टू ग्रो फर्दर इन योर. उसमें वो कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर जो मैं बोलना चाह रहा था ना, कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर कई बार आ जाता है कि आदमी एक थोड़ा क्या कहते हैं, सेटल हो जाता है, थोड़ा अपने आप को चैलेंज करना कम करता है. तो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ कि मुझे और, मैं और पा सकता हूँ, मैं और कुछ कर सकता हूँ. राइट, बहुत सही. तो अब एक क्वेश्चन है, प्रोबेबली दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, और वन मोर क्वेश्चन देयर वुड बी आफ्टर दिस, कि आपके एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी है जिस पर आप कुछ बताना चाहें अगर तो. सर कॉन्फ्लिक्ट्स तो अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं कहीं भी, किसी भी मल्टीनेशनल स्टार्टअप, इंडियन कंपनी, लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनी, कॉन्फ्लिक्ट्स, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ईगो क्लैशेस या इशू क्लैशेस कई बार होते हैं. जब तक ये पोलाइट वेब से हो या बोर्ड रूम में हो, या इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पे देखें कि चलो भाई डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं तो लिखते चलो पॉइंट्स वाइज, कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, हम आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, कि कोई किसी को काट नहीं रहा है, कोई किसी को छोटा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो तब तक तो ठीक है. लेकिन जब ये थोड़ा लेवल क्रॉस कर जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बाहर निकलते हैं, तो फिर वो उसको कैरी करते हैं लोग, उसके दिमाग में बैठा रहता है कि इसने मेरे पॉइंट को काटा है, या इसने मुझे छोटा दिखाया है, इसने मेरे पॉइंट स्नैच कर लिए. तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जब अराइज होते हैं, देयर आर मल्टीपल इश्यूज, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, and there have been multiple instances in my personal life also. So it's a very difficult to, I would say, and it brings out the best out of you when you are kind of asked to handle a situation where people are conflicting. Human conflicts are involved. I'm not talking of टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट और लीगल कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. आपके साथ दो बाजू में बैठते हैं, दो आपके कलीग्स हैं, मे बी योर पीयर्स और मे बी योर सबऑर्डिनेट्स, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों फाइट कर रहे हैं, और कई बार आपको चैलेंज कर रहे हैं. इफ यू आर रॉन्ग, देयर इज नो हार्म इन दैट. विद ह्यूमिलिटी आई हैव एक्सेप्टेड मेनी टाइम्स पीपल हैव brought out my thought process which is different from theirs, and then I always personally believe I am a kind of a servant leader, so I always believe in, ठीक है भाई, जो भी points कहना है सब बताओ, I'll jot down all the points, my point as well as your point, and there will be no kind of a ego hassle in this, that my point may be not as good as your point, so I'll incorporate those points. So that's a different thought process. But coming to your question of conflict resolution, मैं एक चीज को बिल्कुल, मतलब you can say that's from the core of my heart, is I believe in to praise people in public but admonish in private. मतलब अगर आपके साथ मेरा कुछ हुआ है, अगर आपको इशू है, तो आपको मुझे सॉर्ट आउट करना है, आई विल टॉक टू यू इन प्राइवेट, नॉट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. आप और मैं बैठ के आराम से विल सॉर्ट आउट द इशू, समझेंगे एक दूसरे को. सो इफ अगर आपको समझाना है, आपको डांटना है, या मेरे से गलती हुई है आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आई विल डू दैट इन प्राइवेट, नॉट इन पब्लिक ग्लेयर, नॉट इन ओपन फोरम. बट अगर आपने कुछ करके दिखाया है और आपको मेरे को बताना है दुनिया को कि मिस्टर एक्स हैज डन समथिंग सुपरलेटिव एंड हैज डन एक्सीलेंट इन सम, डिलीवर्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन समवेयर और द अदर, दैट आई विल डू इन पब्लिक,
in front of the whole audience I'll say that Mr. X has done this great thing and kudos to him and claps to him and everybody should appreciate that. That's my ethos. ये मैं बहुत बिल्कुल deeply follow करता हूँ, that I praise in public but I admonish in private and this has been there throughout my life. मैं जूनियर हो, मेरे साथ के हो, जो भी हो, उनको मैं अकेले में बात करना मैं बहुत पसंद करता हूँ कि आराम से बैठ करेंगे, we'll sort it out if there is any aggrieved issues. कई बार क्या होता है कि जो aggrieved होता है वो सोचता है कि उसकी कोई सुनता नहीं है या वो उसकी सुनी नहीं जा रही है या people are not listening to him. There's no forum to air his grievance. So when that situation comes कि उसको लगे कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है, so you need to give him an opportunity, you need to listen to him, you need to hear him out कि भाई बोल, तेरे को क्या बोलना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है. फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. आप उसकी सुनिए, उसके अच्छे से समझिए उसके इश्यूज कहाँ हैं, कहाँ क्लैश हो रहा है. If there are two conflicting parties, bring them both together to your room, to your cabin, sort them out, listen to both of them impartially as best as possible and then hear them out. इसमें एक चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होना है. और एक चीज़ मैं और मानता हूँ कि इसमें अगर आपका कोई इशू है आज के दिन आपके हाथ में, डोंट पार्क देयर. ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लेट्स पार्क इट फॉर द टाइम बिंग. बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अगर कुछ अराइज हो रहा है और पर्टिकुलरली विद ह्यूमन involvement, I don't believe in parking conflicts. I believe in resolving and arriving at a resolution of a conflicting situation. Because if you park a kind of a situation or an issue, you never know वो grievances बढ़ते बढ़ते किस लेवल तक चला जाएगा और क्या मोड़ पे क्या डिसीजन आदमी ले बैठता है. Can be very traumatic also at times. So it's better to as best as possible resolve it as quickly as possible. मैं ये नहीं कहता कि अभी झगड़ा हुआ तो अभी इसको sort out करना है. Take a time, take some time, take a day off. दोनों के साथ बैठ कर आराम से बात करो, काम छोड़ो अभी for the time being. Let's solve the issues first and then we'll go back to work again. So that's my approach. एक चीज और मैं इसमें डील करने में ये सोचता हूँ कि आपकी सॉफ्टनेस जो है ना, इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज योर वीकनेस. कई बार होता है कि जूनियर्स पर्टिकुलरली मैंने ये नोटिस किया है कि व्हेन यू आर हैंडलिंग योर जूनियर्स एंड टू जूनियर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर मे बी फॉर सम ऑफ द अदर रीजन एंड इफ यू आर एज आई सेड आई एम अ सर्वेंट लीडर एंड आई बिलीव इन handling these situations in a very soft and polite manner without being kind of a person who shouts at the top of his level and screaming and shouting and throwing tantrums. वो मैं नहीं हूँ. So अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं soft हूँ तो आप मुझे take for granted हो जाए. ऐसा भी नहीं हुआ. So my softness should not be construed as a weakness कि ये weak है. As a leader I am not weak. I am pretty tough and strong and demanding. But with a kind of a soft cushioning to my personality. So ये मैं strongly believe करता हूँ कि मेरे softness को आप इसको weakness ना समझ बैठे. एक चीज़ और है जो कि मैं बहुत अच्छे से believe करता हूँ कि situations like where we are conflicting with each other, you cannot make everybody happy. You can try to make everybody happy, but it's very difficult कि आप एक conflicting situation में दोनों खुशी आपके रूम से निकलें और दोनों नाचते हुए निकले या खुशी से झूमते हुए निकले कि सर ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. इट्स डिफिकल्ट. एक को तो बुरा लग सकता है, दूसरा थोड़ा अच्छा फील करे, एक थोड़ा डाउन फील करे, बट दैट कुड बी टेम्पररी. सो व्हाट आई बिलीव इज दैट एक बहुत अच्छा कोटेशन मुझे याद आ रहा है इसी वक्त, इज दैट इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी you don't be a leader, just be an ice cream seller, so everybody will be happy in that case. और एक चीज मैं भी मानता हूँ कि I am not here to kind of win a popularity contest. मैं कोई यहाँ कोई contest के लिए नहीं आया हूँ कि कौन कितना पॉपुलर है या किसको कितने बोनस पॉइंट्स मिले हैं, किसने कितने वोट्स जुगाड़ किए हैं. ये सब गेम्स वगैरह होते रहते हैं टीवी पे, आपने देखा ही होगा, दुनिया भर के इवेंट्स होते रहते हैं ऐसे, जब ये सब पॉइंट्स लोग बटोरने की कोशिश करते हैं. आई एम नॉट देयर. आई एम एज अ लीडर आई एम नॉट इन एनी पॉपुलैरिटी कंटेस्ट. आई एम बीइंग जज्ड फॉर माय परफॉर्मेंस, what I am delivering, can I or am I able to justify myself? These are the questions that I constantly ask. So even in situations like conflicting situations happening in the company और conflict resolution पे मुझे involve किया जाता है, तो मैं ये सब main जो points आपको बताया कि ये सब thought process में दिमाग में रखता हूँ और मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ. बहुत खूब सर, बहुत खूब. ये मतलब मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं अगर कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से बात करता चलूँ आपसे तो बहुत अच्छा एक आपका एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला.
सो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी हो या आपका ये कहना कि स्टार्टअप इज डेफिनेटली लाइक योर ओन बेबी as you nourish or nurture as it grows. So once again, thank you so much, sir, for coming on the show and sharing your wisdom with the audience. Thank you, sir.